आने वाले समय के लिए विश्व गुरु बनेगा, कोई संशय नहीं है। आने वाले समय में मेडिकल में हमारी ग्रोथ होगी, संशय नहीं है। आने वाले समय में हमारी सेना में वृद्धि होगी, अनेकों प्रकार के हथियार बनेंगे, कोई संशय नहीं है। अच्छा सर, शराब तो क्या है कि छोड़ी जा सकती है, लेकिन लोग परेशान है सिगरेट की वजह से कि सिगरेट नहीं छूट रही है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। अभी आपने मांगलिक दोष की बात करी। मंगल के साथ यदि राहु आकर बैठ जाए तो ये अंगारक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आवेश में रहता है, कभी गालियां देता है, कभी शराब की लत लग जाती है, कभी अन्य चीजों में लगा रहता है। लेकिन अगर मैं सबसे खराब बात करूं अपने एक्सपीरियंस में, सबसे खराब राशि अगर मानी जाए तो मकर राशि है। मकर राशि वाले लोग हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा नेगेटिविटी उनके पास रहती है, हमेशा परेशान रहते हैं। बॉडी में मैंने आपको बता दिया। अब सपोज करो किसी की अपने भाई से नहीं बन रही, कहीं ना कहीं उसका मंगल खराब है, अगर उसकी कुंडली नहीं है तो। किसी की अपनी माता जी से नहीं बन रही, उसका चंद्रमा खराब है। किसी की अपनी बहन से नहीं बन रही, उसका बुध खराब है। किसी कोई आपकी गाइडलाइंस नहीं लेना चाह रहा। क्वेश्चन ये बनता है कि व्यक्ति की शराब कैसे छुड़ाएं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए राहु के उपाय आप कर सकते हैं। राहु के उपाय यदि आप करेंगे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुबला पतला है, खाना भी खा रहा है नहीं लग रहा, जिम भी जा रहा है नहीं लग रहा, अच्छी डाइट भी है नहीं लग रही, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को थोड़े मखाने लेने चाहिए। मखाना भून ले, और मखाना भूनने के बाद उसका पाउडर बना ले। सर, हम अक्सर सुनते हैं कि कुंडली से वैवाहिक जीवन का पता लगाया जा सकता है, तो ये क्या सच में पता लगाया जा सकता है इसका? वैवाहिक जीवन के बारे में पूछ रहे हैं कि कब विवाह होगा, ये पूछ रहे हैं। कब विवाह होगा? ठीक है। जीवन का दो मेन पॉइंट हैं शादी के लिए, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज। लव मैरिज के लिए कुंडली का पंचम भाव देखा जाता है और अरेंज मैरिज के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। अगर कुंडली के पंचम भाव का स्वामी, अगर हम गैस करें कि मेष लगन की कुंडली है और पंचम भाव का स्वामी मतलब सिंह लगन का स्वामी सूर्य यदि सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की लव मैरिज होगी। लेकिन हाँ, या तो सप्तमेश की दशा आए या तो सूर्य की दशा आए, या तो उसके जीवन काल में सूर्य की दशा आ जाए या तो शुक्र की दशा आ जाए। इन दोनों की किसी भी दशा में उस व्यक्ति की लव मैरिज होगी ही होगी। तो इन दोनों को, लव मैरिज और अरेंज मैरिज को अलग अलग कैसे देखते हैं? पंचम भाव हमारा लव मैरिज के लिए होता है, लव का होता है, और सप्तम भाव विवाह का होता है। तो जब पंचम लव का स्वामी विवाह के उसमें बैठ जाता है तो लव विवाह मतलब लव मैरिज उसकी हो जाती है। और इसमें तीन चीजें और हैं। इन यहाँ पर तीन ग्रहों की अनुमति आवश्यक है। यदि कुंडली के पंचम, सप्तम और नवम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो और उसी काल में मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तीन ग्रहों की दृष्टि यदि एक काल में पड़ती है तब व्यक्ति का विवाह होता है। जैसे अगर मैं अभी बोलूं कि अभी शनि जो है वो कुंभ राशि में है और मेष लगन की कुंडली में शनि जो है वो पंचम भाव को देख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति अभी गोचर में वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे। तो अभी मेष लगन वालों के लिए मतलब ए नाम वालों के लिए अगर हम बात करें, या मेष लगन वालों के या मेष राशि वालों के लिए इस समय रिश्ते आ रहे होंगे, लेकिन रिश्ते आते आते हट जाते होंगे क्योंकि बृहस्पति की हाँ नहीं है। बृहस्पति 1 वर्ष के अंदर, शनि 2.5 वर्ष के अंदर और मंगल 1 माह के अंदर शादी कराने में सक्षम होते हैं। आई समझ में? 2.5 साल शनि ने कह दिया चलो भाई शादी करा देते हैं। अब बृहस्पति की दशा, बृहस्पति ने कहा ही नहीं, बृहस्पति आपकी पंचम, नवम और लगन को देख ही नहीं रहा तो शादी नहीं होगी। चलो सपोज हम मान लेते हैं बृहस्पति ने भी देख लिया और यहाँ पर शनि ने भी देख लिया। अब मंगल, उस महीने में मंगल आने चाहिए। यदि मंगल की पंचम, सप्तम और नवम पर दृष्टि नहीं पड़ती है तब भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं होगा। ये सूत्र है। अच्छा, तो शादी में तो हो गया, तो अभी क्या है कि डिवोर्स या मतलब तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पंचम का स्वामी एकादश भाव में जाकर बैठ गया, सप्तम का स्वामी एकादश भाव में जाकर बैठ गया। सपोज यहीं पर जो सूर्य है पंचम भाव का, मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव का सूर्य लाभ भाव में बैठ गया तो पंचम का लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स होंगे। ठीक है। ऐसे ही यदि सप्तमेश मतलब शुक्र जाकर मेष लगन की कुंडली में यदि शुक्र जाकर लाभ भाव में बैठ गया और कहीं पर उसकी दशा आ गई या उसके साथ जो युति में ग्रह हैं उसकी दशा आ गई, तो ऐसे व्यक्ति का एक से अधिक शादियां होने का योग होगा। जब एक से अधिक शादी होने का मतलब पहली भी रहेगी दूसरी भी रहेगी, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो शादी टूटकर दूसरी शादी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये कुंडली के सूत्र होते हैं।
ऐसे ही कुंडली देख के ऐसे ही कुछ भी बोल देना वो अलग है, लेकिन जो विज्ञान ज्योतिष विज्ञान में पढ़ाया जाता है उसके अनुसार ये चीजें ऐसे चलती हैं। क्या शादी के लिए कुंडली मिलाना आवश्यक है? प्रेम विवाह के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन जब दो परिवार एक दूसरे को देखकर, अब जैसे ये डिसाइड हो जाता है भाई ये समान होगा, ये समान होगा, ये मेन्यू होगा, ये सारी चीजें होंगी, जब ये सब डिसाइड हो सकता है तो कुंडली मिलान क्यों डिसाइड नहीं हो सकता? कुंडली मिलान भी आवश्यक है, क्योंकि जैसे जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो गुण का मिलान करते हैं, भ्रकुट मिलान में गुण मिलान होता है। तो जब क्षत्रिय लोग होते हैं वो गुणों का मिलान आवश्यक करता है। गुण मिलान से ये पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए फीलिंग्स के लिए कंपेटेबल है कि नहीं है, उससे हमारी फीलिंग्स जुड़ रही है, वो हमें समझेगा कि नहीं मानसिक रूप में, तो इसलिए गुण मिलान करते हैं। ब्राह्मण लोग नाड़ी दोष देखते हैं कि कहीं आगे जाकर संतान में तो नहीं समस्या आएगी। अब एक की नाड़ी श्वान है और एक की नाड़ी जो है आपकी वो, तो यहाँ पर हम हंस मान लेते हैं, तो हंस और श्वान नाड़ी यदि हो गई तो उनका संतान प्राप्ति में समस्या आती है, तो ब्राह्मण लोग ये देखते हैं। तो इसमें जो मांगलिक दोष होता है वो क्या चीज है? क्या मांगलिक एक मांगलिक का दूसरे मांगलिक से विवाह हो सकता है? पहली बात तो हम ये समझते हैं कि मांगलिक क्या होता है। जब कुंडली के द्वादश, प्रथम, चतुर्थ, अष्टम और सप्तम भाव में यदि मंगल हो, चलित कुंडली में, लग्न में नहीं, किसी में क्या होता है लग्न में तो मंगल होता है इन भावों में, लेकिन चलित में नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मांगलिक नहीं मानते। यदि चलित कुंडली में मंगल इन भावों में है तो वह व्यक्ति मांगलिक है। और मांगलिक होने की वजह से यदि द्वादश भाव में मंगल है और दूसरा व्यक्ति मांगलिक नहीं है तो उसके खर्चे ज्यादा होंगे, नुकसान ज्यादा होगा। लग्न में है तो स्वास्थ्य में गड़बड़ आएगी, चतुर्थ में है तो घर में जाकर नहीं बनेगी, सप्तम में है तो वैवाहिक जीवन में गड़बड़ आएगी, और अष्टम में है तो आयु का नाश हो सकता है। ऐसे व्यक्ति में दिखता है कि सामने वाला व्यक्ति मतलब उसका पार्टनर की मतलब पहले डेथ हो जाती है ऐसी स्थिति में। और मंगल क्या है? मंगल अग्नि तत्व है। अग्नि जहां जहां पर रखोगे वहां वहां पर वो प्रज्वलित हो जाएगी, और जहां अग्नि प्रज्वलित होगी वहां पर तो ये सभी क्रियाएं होती ही रहती हैं। हाँ, लेकिन अगर इन भावों में मंगल है और कहीं दूसरे पर शनि की दृष्टि उस पर पड़ जाती है तो मंगल दोष शांत भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है यदि शनि देख रहा है तो, क्योंकि शनि जो है वो बर्फीली हवा है, मंगल जो है वो अग्नि है। इस तरह से समझे, अग्नि को बर्फीली हवा जब पड़ती है तो वह अग्नि शांत हो जाती है। तो ऐसी दशाओं में जैसे मान लो लव मैरिज है, शादी करनी ही करनी है, तो कुंडली में मांगलिक दोष हो, ये शादी नहीं हो सकती, तो उसके लिए कोई क्या उपाय करेगा? देखो, लड़का है तो उसका अर्क विवाह कराया जाता है, मतलब पहले व्यक्ति, ऐसा माना जाता है कि पहले पार्टनर के साथ ये सभी समस्याएं होंगी जो मैंने आपको बताई है। और अगर लड़की है तो उसका भगवान विष्णु के साथ अर्थात कुंभ के साथ विवाह कराया जाता है, तो वहां पर ये जो परिस्थितियां हैं वो टाल दी जा सकती हैं। मतलब सपोज करो अगर कोई लाइट आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है तो हम उसे परावर्तित करने के लिए यहाँ पर एक शीशा लगा देते हैं और वो दूसरी जगह से प्रवाह होने लग जाती है। ऐसे ही हम इन दोषों को दूर करने के लिए हमारे वेदों पुराणों में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन उपायों को करके हम उन्हें कम कर देते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। जब भी वो शीशा हटेगा लाइट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से उपाय कार्य करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि गाँवों में जैसे शादी होती है उससे 2 दिन पहले छोटे बच्चों की शादी करवाई जाती है, वो एक प्रथा होती है, वो क्या चीज है? देखिए, ऐसा कुछ हमने शास्त्रों में पढ़ा नहीं है, और जो चीज शास्त्रों में नहीं लिखी हुई मैं उसे नहीं मानता। अच्छा, मैंने ये प्रथा देखी थी। जी हाँ, लोकोक्त रीतियां होती हैं, लोकोक्त रीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उन्हें जैसा करना है वो वैसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया। अगर मान लो सर किसी की अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं तो उसकी कुंडली बनाना संभव है? क्यों नहीं है, नाम से है। जैसे किसी का नाम अखिल है तो उसकी मेष राशि हो गई, किसी का नाम शिवम है तो उसकी कुंभ राशि हो गई, तो राशि से भी देखा जाता है। जब किसी का कुंडली मिलान किया जाता है तो ज्यादातर आजकल के जो ब्राह्मण हैं या पुराने जो ब्राह्मण थे वो नाम से ही करते हैं। मांगलिक दोष अलिंग होता है, उसके अलावा भी अन्य दोष होते हैं? कुंडली में कुछ दोष ऐसे होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जीवन जो है वो संघर्ष में चलता है। जैसे अभी आपने मांगलिक दोष की बात करी, मंगल के साथ यदि राहु आकर बैठ जाए तो ये अंगारक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आवेश में रहता है, कभी गालियां देता है, कभी शराब की लत लग जाती है, कभी अन्य चीजों में लगा रहता है, स्त्रियों में फंसा रहता है, वैश्याओं में फंसा रहता है, तो ये अंगारक दोष के कारण होता है। जब बृहस्पति के साथ राहु बैठते हैं तो ये लंपट योग बनाता है, जिसे हम गुरु चांडाल योग के नाम से जानते हैं। ऐसा व्यक्ति का मन किसी चीज में नहीं लगता,
और उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करा जा सकता कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। जो बोलेगा उसका विपरीत ही कार्य करता है। तो ये गुरु चांडाल योग हो गया। ऐसे ही जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह बंध जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, तो वहां पर 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। जैसे 12 ग्रह हैं कुंडली में, ऐसे ही 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। अलग अलग दोष की अलग अलग विधि होती है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा और मंगल आते हैं तो ऐसे व्यक्ति का महालक्ष्मी योग के साथ साथ ऐसा होता है कि उसके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये कुंडली के कुछ दोष रहते हैं। क्या धर्म कुंडली में भी बदलाव हो सकता है? भाग्य से जो हमें मिला है वो हमारी जन्म कुंडली है। कर्म से हम भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे अभी हम अपनी माता जी के घर पे गए, माता जी ने हमें इनवाइट किया और हम अपनी माता जी के घर पे गए। आपने सामने पानी का गिलास रखा हुआ देखा, आपकी इच्छा होगी ये पानी का गिलास उठाकर मैं दूसरी जगह पर रख दूं, ठीक है? तो कर्म से आपने अपना भाग्य बदल लिया। जो पानी आपको मिलना था आपके सामने रखा हुआ था, लेकिन आपने कर्म से बदल लिया। कर्म के अनुसार आपका भाग्य बदलता रहता है। वो कुंडली में बदलाव नहीं है। वो कुंडली में बदलाव नहीं है, लेकिन कर्म से आपका भाग्य बदलता रहता है। अगर सर कोई राशि खराब हो तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, राशि खराब नहीं होती कभी भी। कोई राशियों में स्थित ग्रह की युतियां खराब होती हैं, ग्रह की दशाएं खराब होती हैं, या कहीं पर ग्रह गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे यदि मेष लग्न की कुंडली में हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो मारक ग्रह है वह शुक्र है। द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वह मारक ग्रह होता है। तो सबसे ज्यादा खराब करने वाला ग्रह कौन हुआ? शुक्र। और ऐसा बताया गया है शुक्र में शनि अपना फल देते हैं और शनि में शुक्र देते हैं। यदि व्यक्ति की शुक्र की दशा आई तो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित प्रॉब्लम्स हमें आएंगी, शनि अपना फल देंगे। और यदि शनि की दशा आ गई तो शुक्र अपना फल देंगे। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन गड़बड़ रहता है, लाभ प्राप्ति में समस्याएं आती हैं, और उसका बिजनेस या जॉब इन दोनों में डामाडोल रहता है कि भाई बिजनेस करें कि जॉब करें। राशियां नहीं है, राशियां तो अपना कार्य कर रही हैं। राशियों में स्थित ग्रह कार्य करता है। राशियां क्या है एक्चुअली? ये पूरे ब्रह्मांड को हमने 12 भागों में विभाजित किया है। ये 12 भागों में विभाजित करने के बाद अलग अलग स्थान हो गए। स्थानों को राशियों का नाम दिया गया है। उसके अंदर जो ग्रह चलते हैं तो उन्हें जो ग्रह गमन करते हैं, राशियों में ग्रह गमन करते हैं। जैसे कहते हैं ना, सूर्य मेष राशि में आ गए, या अभी की बात करें तो सूर्य जो है वो मकर राशि में। तो सूर्य जो जिस मार्ग से इस टाइम चल रहे हैं वो मकर मार्ग है। मार्ग को ही राशि बोलते हैं। तो जो राशि है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। एक दूसरे के लिए राशियां पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं, लेकिन स्वयं में राशि पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। जैसे ए नाम के अगर देखें तो मेष राशि हुई, और एस नाम को अगर देखें तो कुंभ राशि हुई। तो कुंभ और मेष में बनेगी नहीं, क्योंकि एक ठंडे प्रकृति का व्यक्ति है और एक गर्म प्रकृति का व्यक्ति है। गर्म के साथ गर्म चाहिए और ठंडे के साथ ठंडा चाहिए। लेकिन हाँ, मित्रता ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के हित के बारे में सोचता है। क्यों? मंगल की प्रकृति गर्म हुई तो शनि मतलब कुंभ राशि वाला उसे ठंडा कर सकता है। और यदि वो व्यक्ति ज्यादा ठंडा हो गया, ज्यादा ठंडा होना भी तो गर्म ही माना जाता है, ठीक है? तो उसे जब उसकी अग्नि पड़ेगी उसके ऊपर मंगल की, तो उसके स्वभाव है उसमें बदलाव आएगा। तो इसमें ऐसी कौन सी राशि है जो सबसे ज्यादा लग्जरी को अट्रैक्ट करती है? इसके लिए तुला राशि मानी जाती है। देखिए, तुला राशि ये किंवदंती है क्योंकि तुला लग्न में सबसे ज्यादा राजयोग बनते हैं। शनि राजयोग कारक होता है तुला लग्न में, इसलिए सबसे ज्यादा लग्जरी को अट्रैक्ट यदि करने वाला हम देखें तो तुला लग्न होता है। राशि सभी सेम है क्योंकि राशि तो मार्ग है, ठीक है? लेकिन अगर मैं सबसे खराब बात करूं अपने एक्सपीरियंस में, सबसे खराब राशि अगर मानी जाए तो मकर राशि है। मकर राशि वाले लोग हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा नेगेटिविटी उनके पास रहती है, हमेशा परेशान रहते हैं। मकर राशि वालों को मैंने ज्यादातर परेशान देखा है। इन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी ज्यादा रहती है। तो राशियों में कलर्स का महत्व तो बहुत ज्यादा सुना मैंने, तो वो किस तरह से समझे? अब जैसे किसी व्यक्ति को माणिक्य पहनना है, माणिक्य स्टोन के आपने बारे में सुना होगा, रूबी। रूबी स्टोन वैसे बहुत महंगा आता है, लेकिन अगर वह स्टोन ना ले सके तो एक गुलाबी रंग की बोतल ले, उसमें पानी डाले और उसे धूप में रख दे। सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में रखे, उस जल को पीना प्रारंभ करे। जो उसे माणिक्य का फल प्राप्त होना था वह फल जो है वो उस बोतल के पानी को पीने से हो जाएगा। अर्थात यह रंगों का इतना बड़ा महत्व है कि
उसके प्रभाव से ग्रह अपना दुष्परिणाम छोड़ देते हैं, इसीलिए रंगों में विभाजित किया गया है। जैसे मंगल और सूर्य के लिए लाल रंग बताया गया है, शुक्र और चंद्रमा के लिए सफेद रंग बताया गया है, शनि के लिए काला रंग बताया गया है, राहु और केतु के लिए नीला रंग बताया गया है, बृहस्पति के लिए येलो कलर जिसे हम पीला रंग बोलते हैं वह बताया गया है, और बुध के लिए हरा रंग बताया गया। ये रंग का मतलब ऊर्जा से समझते हैं, इनकी ऊर्जा का जो रंग है, जैसे बोलते हैं ना सूर्य में सप्त तरंग होते हैं, 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में, ऐसे ही अलग अलग ग्रहों के अपनी अपनी ऊर्जा का एक प्रभाव है और अपना एक रंग है, इसलिए उन ऊर्जाओं को हम रंग से प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं ना कि इस राशि वाले को ये कलर नहीं पहनना चाहिए, वही जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेष राशि वाला अगर यदि काला रंग पहनेगा तो कहीं ना कहीं शनि उसके लिए बैड लगे वहां पर, तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। और यदि कुंभ राशि वाला यहाँ पर रेड कलर पहन ले तो वो मंगल की चीज को अट्रैक्ट करेगा, और मंगल उसके लिए मारक है। बाधक और मारक ग्रहों के कलर्स को या स्टोन्स को नहीं पहनते। क्या इम्पैक्ट डालेंगे अगर मेष राशि वाला यदि सपोज करो काला रंग पहनने लग जाए तो उसके बनते बनते काम बिगड़ने लग जाएंगे, स्वभाव में उग्रता आएगी, किसी कार्य को करने के लिए निकलेगा तो उसमें अटक जाएगा, वो कार्य पूरा ही नहीं होगा, तो ये बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं। और 9 ग्रह हैं, अक्सर सुनते हैं कि 9 ग्रह, इनके अलावा भी ग्रह हैं, वो हमारे जीवन में एक व्यक्ति का जीवन होता है उसमें इम्पैक्ट डालते हैं। जितने ज्यादा दूर ग्रह होगा उतना कम इम्पैक्ट डालता है। जैसे सबसे ज्यादा दूर अगर हम देखें 9 ग्रहों में, 9 ग्रह नहीं है वैसे, 7 ग्रह माने जाते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इन्हें ये मान के चलो आप कि सतयुग से पहले तो इन्हें ग्रहों का मान्यता दी ही नहीं थी, राहु और केतु को। सतयुग के बाद से जो आगे के ज्योतिषी या हम कहें ऋषि मुनि आए, उन्होंने राहु और केतु को ग्रह का दर्जा दिया। तो जब से इनकी दशाएं आने लग गई, कैलकुलेशन होने लग गई राहु और केतु की, तब से इन्हें ग्रह माना था। उससे पहले ग्रह 7 ही थे जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। लेकिन अब जैसे साइंस बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, उन्होंने नए ग्रहों की खोज करी, लेकिन जब वो ग्रह आते, नेपच्यून और प्लूटो को मानते हैं कि ये ग्रह जो हैं हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन वो ग्रह 180 वर्ष में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, या पृथ्वी उनका चक्कर लगा रही है, ऐसा मान सकते हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो 180 वर्ष में एक बार एक राशि बदल रहा है, तो उस ग्रह का हमारे ऊपर क्या ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जो हमारा ये पैंडेमिक आया है, ये नेपच्यून ग्रह की वजह से आया है, क्योंकि नेपच्यून ग्रह ने अभी हाल ही में 2 साल पहले अपना राशि परिवर्तन किया था। जैसे ही उसने राशि परिवर्तन किया वैसे ही ये पैंडेमिक आया, जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। और कुछ लोग कहते, क्योंकि जब वो राशि बदली ही नहीं उन्होंने 180 वर्ष से, तो उनके लिए तो वो बिल्कुल डेड हो गया, क्योंकि उसने उस टाइम इफेक्ट नहीं डाला। लेकिन अभी जब जैसे ही नेपच्यून ने अपना ये क्या बोलते हैं राशि परिवर्तन किया, हमारे सामने ये सारी चीजें आ गई। उधर ये इसका युद्ध हो गया, रशिया का और यूक्रेन का, रशिया और यूक्रेन का, वहां पर इसने युद्ध करा दिया, और इधर ये पैंडेमिक ला दिया। इफेक्ट है, लेकिन आप उस आयु वर्ष में, उस अंतराल में वो आए या ना आए, वो डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले क्या है कि सभी ग्रहों की क्वालिटीज, उनके प्रभाव और उनके उपायों के बारे में जानते हैं। जी, तो बताइए जो सभी ग्रह हैं उनके बारे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर मैं इस विषय पर प्रकाश डालने लग जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 घंटे में पूरा होगा। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जैसे चंद्रमा यदि देखें तो मन का कारक होता है और माता का कारक होता है हमारे जीवन में, ठीक। मंगल यदि देखें तो हमारे जीवन में भ्रातृ, भाई का कारक होता है और हमारे शारीरिक ऊर्जा का कारक होता है। मंगल के बाद बुध ग्रह यदि देखें तो हमारे शरीर में जितनी नाड़ियां हैं उनका कारक होता है, और हमारी भगिनी, बहन का कारक होता है, ठीक। इसके बाद बृहस्पति देखें तो गुरु का कारक होता है, अमृत का कारक होता है। हमारे शरीर में जो अमृत तत्व बनते हैं, अमृत तत्व यदि आप देखें तो आपके शरीर में जो सेल्स पर चेंज होते रहते हैं, वो सेल्स ही अमृत हैं, तो उसका कारक बृहस्पति ग्रह हुआ। शनि हमारी कुंडली में जो है हड्डियों का कारक है, रोमों का कारक है, बाल का कारक है, और जो बोन मैरो होता है आपकी बॉडी में उसका कारक है। और आपके जीवन में यदि देखें तो वहां पर आपके यहाँ पे जो काम करने के लिए लोग आते हैं उसका कारक है शुक्र। आपके जीवन, हाँ आपके नहीं, शुक्र पुरुष के जीवन में जीवन साथी का कारक है, और स्त्री के जीवन में बृहस्पति जीवन साथी का कारक है। शुक्र हमारी बॉडी में जो
आप सेमन समझते हो, सीमन जो माना जाता है वो शुक्र है। ठीक, इसके अलावा हमारे शरीर में जितना भी ये जो वेस्टेज होता है, जो किसी भी प्रकार से निकलता है मल मूत्र के द्वारा, उसका कारक राहु है। और अगर हमने कोई माया रची हुई है, सपोज अब अगर आप देखें आपके जीवन में सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन है, या ये सभी चीजें माया मानी जाती हैं, तो उसका कारक जो ग्रह है वो राहु है। बॉडी में मैंने आपको बता दिया। अब सपोज करो किसी की अपने भाई से नहीं बन रही, कहीं ना कहीं उसका मंगल खराब है, अगर उसकी कुंडली नहीं है तो। किसी की अपनी माता जी से नहीं बन रही, उसका चंद्रमा खराब है। किसी की अपनी बहन से नहीं बन रही, उसका बुध खराब है। किसी की गाइडलाइंस नहीं लेना चाह रहा, किसी का सम्मान नहीं कर रहा, तो उसका बृहस्पति खराब है। अपने नौकरों को रोज मार रहा है, पीट रहा है, या उसके यहाँ सर्विस करने के लिए लोग आते हैं लेकिन थोड़े दिन काम करके चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका शनि खराब है। इस प्रकार से ये ग्रह हमारे जीवन में इफेक्ट डालते हैं। वैज्ञानिक रूप से अलग तरीके से डालते हैं, लेकिन अगर हम ये सामान्य रूप से देखें तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ये ग्रह इफेक्ट करते हैं। अगर मान लो किसी पुरुष की शादी नहीं हो रही है काफी समय से, तो वो कौन सा ग्रह को स्ट्रॉन्ग करे? पहली बात तो अब देखते हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, नाम से पहले उसकी कुंडली देख लो, या डेट ऑफ बर्थ टाइम अगर आपको पता हुआ है तो उसके अनुसार उसकी कुंडली देख लीजिए। सपोज करो वृष लगन की कुंडली बनी उसकी, तो वृष लगन की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ? बुध। सप्तम भाव का स्वामी मंगल हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर उसकी शादी नहीं हो रही तो मंगल की वजह से समस्या आ रही है, या तो उसके जीवन में मंगल 6 8 12 ग्रह 6 8 12 स्थान पे बैठा है, या तो उसकी दशा ही नहीं आई। तो इस प्रकार से कोई राशि या कोई ग्रह किसी की जीवन में होने वाली समस्याओं का कारण नहीं होता। उसकी जो कुंडली है, कुंडली के अनुसार जो ग्रह बैठे हुए हैं उसके अनुसार उसके जीवन में समस्याएं आती हैं। कोई पर्टिकुलर एक ग्रह नहीं। अभी हम कोई है देवी जी, वो सिर्फ एक ही ग्रह को बता देती हैं कि इस इससे ये हो रहा है, तो नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एक ग्रह के ऊपर अपना फोकस करती हैं और सब बता देते हैं, लेकिन वास्तविक ज्योतिष में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, उनके भाव में बैठे हुए ग्रह अलग होते हैं और उनका इफेक्ट अलग होता है। पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है? कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी जो होता है वो पैसा देने वाला ग्रह होता है। जैसे मेष लगन की कुंडली में हम भी दोबारा करें तो यहाँ पे शुक्र ग्रह पैसा देने वाला है। और अगर वृष लगन को देखें तो वहां पर बुध जो है वो पैसा देने वाला ग्रह है। यदि कर्क लगन की कुंडली में देखें तो सूर्य पैसा देने वाला ग्रह है। और अगर काल पुरुष की कुंडली में हम देखें तो वहां पर शुक्र ही पैसा देने वाला ग्रह माना जाता है। लेकिन कुछ वेदों में चंद्रमा को पैसा देने वाला ग्रह बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा को द्रव्य माना गया है। द्रव्य का मतलब है लिक्विड, और लिक्विड क्या है? हमारी फीलिंग्स जो चेंज होती रहती हैं। तो वहां पर चंद्रमा को भी धन देने वाला ग्रह माना गया है। कुछ कुंडली में बृहस्पति को भी पैसा देने वाला ग्रह माना गया है। तो बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये तीनों ग्रह पैसा देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि, राहु और केतु किसी की कुंडली में नेगेटिव दोष छोड़ रहे हैं, अपने नेगेटिव दशा छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए रेमेडी कोई उपाय बताइए। पहली बात तो नेगेटिव दशा नहीं होती है, नेगेटिव प्रभाव होते हैं। ठीक है, यदि नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं शनि राहु और केतु की वजह से, शनि और राहु अलग है, केतु अलग है। अभी हम शनि और राहु के लिए आपको एक रेमेडी बताता हूँ। क्या करना है? एक सुरमे का टुकड़ा लेना है, शनिवार के दिन उस सुरमे के टुकड़े के 2 पार्ट करवा लो, तोड़ दो। एक टुकड़ा नदी में प्रवाहित कर दो शनिवार के दिन, एक टुकड़ा अपनी जेब में काले कपड़े में बांध कर हमेशा रखो। शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा, राहु का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। केतु यदि इम्बैलेंस है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो केतु के इम्बैलेंस के लिए या तो नाक बिंदवाया जाता है या तो कान बिंदवाया जाता है। यदि आपकी कुंडली में केतु खराब हो गया तो ये वाला कान बिंदवा सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो गणेश जी के मंदिर में जाकर एक झंडा लगवा दें, तब भी आपका केतु अच्छा हो जाएगा। कुंडली में देखकर किसी भी महिला के मस्जिद चक्कर का पता लगाया जा सकता है? आप तो नहीं, कोई भी स्त्री अपनी कुंडली, अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम कंप्यूटर में या कहीं पर भी फोन में जो आजकल ऐप आ रही है उसमें डालें। उसमें डालने के बाद देखिए चंद्रमा कहाँ है, सॉरी मंगल कहाँ है कुंडली में। सपोज करो किसी लड़की की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में राशि आ रही है कर्क, मेष लगन की कुंडली है, चतुर्थ भाव में राशि कर्क आ रही है और चतुर्थ भाव में ही मंगल बैठा हुआ है। तो जब भी गोचर का चंद्रमा, मतलब जब भी चंद्रमा कर्क राशि में आएगा,
उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद या उस दिन उस लड़की की डेट आएगी, अर्थात मासिक धर्म प्रारंभ हो जाएगा। ये सूत्र दिया गया है ज्योतिष में। एस्ट्रोलॉजी में शराब पीना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? शराब को जो डिनोट करा जाता है ना, वो राहु से किया जाता है। तो अगर किसी की कुंडली में राहु खराब हो गया और राहु की लग्न पर पंचम भाव पर दृष्टि आ गई किसी प्रकार से, तो वह व्यक्ति शराब का नशा करने लग जाता है। या सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखने लग गया, तब भी वह व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि व्यक्ति की शराब कैसे छुड़ाएं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए राहु के उपाय आप कर सकते हैं। राहु के उपाय यदि आप करेंगे तो उसकी ऊर्जा कम होगी और ऐसा व्यक्ति जो है वो शराब छोड़ सकता है। तो अगर तब भी वो शराब नहीं छोड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में एक उसने अगर कोई शराब पी हो, उसमें से थोड़ी सी शराब बची हो, वो शराब ले लें और एक नई शराब की बोतल ले लें। इन दोनों को ले जाकर कहीं पर भैरव जी के मंदिर में उनसे प्रार्थना करके वो दोनों चीजें, मतलब झूठी शराब तो नहीं चढ़ानी, जो नहीं लिया वो उन्हें चढ़ाकर प्रसाद रूप में लेकर उन दोनों को मिलाकर किसी जगह पर वीरान में एक हाथ का गड्ढा करके उसे दबा दे, मतलब शराब छोड़ दें वहां पर। ठीक है, और ऊपर से दबा दे और यह कामना करे कि जैसे ही ये शराब जमीन में दबी है, वैसे ही उस व्यक्ति की इच्छा जो शराब पीने की है वो जमीन में दब जाए। और अगर आप यह पूछना चाहते हैं कि शराब पीना ठीक है कि गलत है, तो साधनाओं में और सामान्य जीवन में भी शराब पीना गलत ही माना गया है। क्योंकि आपको पता है जो चीज आपको कंट्रोल कर ले तो वो खराब ही है। भले ही वो किसी प्रकार की एडिक्शन हो, भले ही वो किसी प्रकार का यंत्र हो, और या भले ही कोई मादक पदार्थ। हमेशा से मादक पदार्थों को गलत ही बताया गया है और मैं भी यहाँ पर आपको गलत ही बताऊंगा। अगर किसी की कुंडली में केतु खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति सूखे नशे करता है, जैसे भांग पीना, जैसे वो ड्रग्स लेना। इस प्रकार के नशे जो है वो केतु की खराबी की वजह से करता है। अगर पंचम भाव पर या लग्न पर या सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही हो, कुदृष्टि पड़ रही हो, या जीवन में केतु खराब हो, तो ऐसा व्यक्ति सूखे नशे का आदी बनता है। गीले नशे का कारक राहु है और सूखे नशे का कारक केतु है। शनि का इससे कोई मतलब नहीं है, ना शुक्र का इससे कोई मतलब नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ, शुक्र कभी भी शराब पीने के लिए लालायित नहीं करता। शराब पीने के लिए एक ही ग्रह जो है वो जिम्मेदार होता है, मात्र राहु, और सूखे नशे के लिए केतु। शनि का कोई रोल नहीं है, शुक्र का कोई रोल नहीं है। चंद्रमा भी कभी कभी व्यक्ति को ड्रग्स लेने का आदी बना देता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है और जब मन परेशान होता है तो व्यक्ति इस प्रकार की चीजों में जाता है। चंद्रमा, राहु और केतु, ये तीन ही ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति नशा करता है। अच्छा सर, शराब तो क्या है कि छोड़ी जा सकती है, लेकिन लोग परेशान है सिगरेट की वजह से कि सिगरेट नहीं छुड़ रही है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए कि अति कर दो, एक दिन 50 सिगरेट पिला दो उसे, उसके अगले दिन वो छोड़ देगा। अति सर्वत्र नाशनम, अति किसी भी चीज की सभी कुछ नष्ट कर देती है। अगर आपको किसी चीज की आदत लग रही है तो उस चीज को एक दिन पूरा कर लो, अगले दिन आपको उस चीज का मन ही नहीं करेगा। और अगर आप इसकी मेरे से रेमेडी पूछना चाहते हैं सूखे नशे की, तो तम्बाकू लीजिए 1.25 किलो। ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर से उतारिए जो सूखा नशा करता है। उतारने के बाद किसी बरगद के पेड़ के पास जाइए, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए, कपड़े में लीजिएगा ये तम्बाकू, और ध्यान रखें कि वो जो तम्बाकू है वो टप टप, मतलब बूंद के द्वारा वो टपकता रहे जमीन में। जैसे जैसे वो तम्बाकू नीचे जमीन पर टपके के गिरेगा, वैसे वैसे उस व्यक्ति की नशा करने की आदत छूट जाएगी। ओके। तो सर जो प्रेडिक्शन होती है वो तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार की जाती है, लेकिन अभी क्या है कि कई बाबा आए हुए हैं जैसे महाकुंभ में थे, वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं सीधा ही कि ये प्रेडिक्शन है, ये होगा, तो क्या संभव है? देखिए, यहाँ पर प्रोडिक्शन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 50-50 की थी। जो आपने प्रोडिक्शन की बात करी है, मैं समझ रहा हूँ कि वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात हुई, तो 50-50 प्रोडिक्शन में तो 50% की प्रोबेबिलिटी है। अगर वो ये कहें कि इस वर्ष जो है वो भारत 3 या 4 ट्रिलियन पार कर लेगा, या इस वर्ष भारत ये वाला काम कर लेगा, या इस वर्ष चाइना में ये बन जाएगा, तो ऐसी प्रोडिक्शन को हम मान सकते हैं। ये प्रोडिक्शन तुक्के वाली है, और अगर हो जाती तो आज उनको आप उनके पैरों में पड़ने लग जाते, जिन बाबा की बात कर रहे हैं। हाँ, ये वाले बाबा है, फाक को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं उन्हें
आपके चैनल के माध्यम से ये कॉन्स्पिरेशनल बात बोल रहा हूँ। मैं उन्हें एक मानसिक तनाव वाला व्यक्ति समझता हूँ। उन्हें किसी प्रकार का मानसिक तनाव है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह व्यक्ति मेरी नज़र में ना कोई संत है, ना वह कोई बाबा है, और ना ही किसी प्रकार का कोई अघोरी है या कोई संत है या साधु है। क्योंकि जो भी हमें कोई चीज प्रदान करता है, हम उसका सम्मान करते हैं। नदी हमें जल प्रदान कर रही है, पेड़ हमें फल प्रदान कर रहे हैं, प्रकृति हमें अनेकों प्रकार की चीजें प्रदान कर रही है, देवता हमें गुण प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमें देता है वो देवता कहलाता है। माता ने हमें जन्म दिया, इसलिए मातृ देवो भव। पिता ने हमें जन्म दिया, पितृ देवो भव। पिता ने हमारा पालन किया, पितृ देवो भव। और जो अतिथि हमारे घर में आता है वो हमें अपने पुण्य प्रदान करके जाता है, इसलिए अतिथि देवो भव बोलते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का जो अनादर कर दे, वो मेरी दृष्टि में ना कोई साधु है, ना संत है, ना बाबा है। ऐसे व्यक्तियों का हमें निश्चित रूप से बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म जो है, इन लोगों की वजह से लोग हमारे धर्म का सम्मान नहीं करते, हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। क्योंकि किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया, यदि माता पिता किसी भी प्रकार के दुष्कृत्य करने वाले हों, फिर भी हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें जन्म प्राप्त हुआ है। हमारी जो आज की अवस्था है वो उन्हीं की वजह से है। हम जो अस्तित्व में आए हैं माता पिता के वजह से ही आए हैं। जितना हो सके हमें अपने माता पिता के चरणों का वंदन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि भगवान राम भी माता पिता के चरणों को ही रज से ही इतने बड़े देवता बने। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। सुबह सुबह उठकर वो अपने माता, सबसे पहले एक ही काम करते थे, माता और पिता के चरणों में नमन करते थे, प्रणाम करते थे। तो आप डिसाइड कीजिए कि यह जो देश है वो इन बाबाओं का है या भगवान राम का है। भगवान राम। सर, इंडिया के लिए या हमारे देश के लिए आने वाला भविष्य कैसा होगा? एक प्रेडिक्शन आप भी कर दो। देखिए, हमारा देश इतना बड़ा देश है कि ये अनेकों प्रकार की शाखाओं में विभाजित हो रहा है। आने वाले समय के लिए विश्व गुरु बनेगा, कोई संशय नहीं है। आने वाले समय में मेडिकल में हमारी ग्रोथ होगी, संशय नहीं है। आने वाले समय में हमारी सेना में वृद्धि होगी, अनेकों प्रकार के हथियार बनेंगे, कोई संशय नहीं है। आने वाले समय में किसी प्रकार से आंतरिक कलह और आंतरिक दृष्टि से युद्ध, आंतरिक युद्ध जिसे हम बोलते हैं, जैसे मणिपुर में हो रहे हैं, ऐसे अनेकों राज्यों में हो सकते हैं, कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। अब पीछे मुड़कर देखने वाला ये देश नहीं है। यह मेरी प्रिडिक्शन है। तो आपको आयुर्वेदिक का भी ज्ञान है, तो इसमें आयुर्वेद के अनुसार आप बताइए कि कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है और वो खत्म नहीं हो रही है, दवाइयाँ ले ली, सब कुछ ले लिया, डॉक्टर के पास चले गए, तो कोई आयुर्वेदिक उपाय बताइए। आयुर्वेदिक में आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे रिजॉल्व करना चाह रहे हैं? क्योंकि एलोपैथी में कुछ चीज़ों का इलाज नहीं है। यदि हम देखें किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर का स्टोन, उसमें डायरेक्ट ये लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। या पाइल्स की प्रॉब्लम आती है व्यक्ति को, तो पाइल्स में भी ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। तो ऐसी बीमारियों का, क्या व्यक्ति को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी ये लोग उल्टी सीधी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, जिससे आने वाले टाइम में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चीज़ों का जो निवारण होता है वो आयुर्वेद से ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन है या गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो उस व्यक्ति को जो है प्रतिदिन एक पानी में भिगोकर, एक रूबी मस्तकी आती है, उस रूबी मस्तकी को भिगा दे और सुबह उठकर, रात्रि में भिगा दे, सुबह उठकर उस रूबी मस्तकी को चबा चबा कर खाएं, एक दाने को, और ऊपर से वो पानी पी ले। 1 महीने के अंदर अंदर गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, किडनी का स्टोन हो, कैसा भी स्टोन हो, वो निकल जाएगा। व्यक्ति को प्रॉब्लम है पाइल्स से रिलेटेड, तो जिसे व्यक्ति को पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसे क्या करना चाहिए? आपने सुना होगा, जब हम आटे को छानते हैं तो उनमें से एक चीज प्राप्त होती है जिसे बोलते हैं चोकर। ठीक है, उस चोकर को ले लें। उस चोकर को लेने के बाद रात्रि में उसे पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट उस चोकर को मट्ठे के साथ पीना प्रारंभ करें। दिन में 3 समय लें मट्ठे के साथ। 1 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति की वो पाइल से रिलेटेड समस्या खत्म हो जाएगी। अब किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक चीज ये है कि
उसका मन ही नहीं है इन चीजों में। दूसरी चीज ये है कि मन तो है लेकिन शारीरिक क्षमता नहीं है। यदि मन नहीं है, मन बनाने के लिए हॉर्मोन्स को चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अश्वगंधा खाना चाहिए। अश्वगंधा और शतावरी दोनों का चूर्ण रात्रि में मक्खन के साथ मिलाकर लेना प्रारंभ कर दे, मन होने लग जाएगा। और अगर इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इच्छा तो कर रही है लेकिन उस समय शक्ति खराब हो जाती है, तो उस समय एक धतूरे का बीज लें। धतूरे का बीज को का पेस्ट बनाकर, ठीक है, उसे अपनी नाभि पे लगाएं 1 घंटा पहले, और उसके बाद अपनी क्रिया को प्रारंभ करें। तब निश्चित रूप से आपका जो ये स्थिति है वो सुधर जाएगी। तो 3 मुख्य कारण है आयुर्वेदिक के, एक पाइल्स का, एक सेक्सुअल प्रॉब्लम का, और एक किडनी स्टोन का। इसके अलावा अगर आप कहें बुखार किसी को आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को एक आधा गिलास पानी में 4 लौंग पकाकर उसका पानी दे दें, थोड़ी सी उसमें खूब गला भी डाल दें। खूब गला और सिर्फ लौंग के पानी से ही उस व्यक्ति का बुखार तत्काल ही निकल जाएगा। किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि बहुत समय से खांसी हो रही है, खांसी ठीक ही नहीं हो रही, तो एक जड़ी आती है काला बांसा, ये ले आए, इसे लाकर जला लें, जो इसकी राख बनेगी शहद के साथ मिलाकर चाटना शुरू कर दे। काली खांसी हो, किसी भी प्रकार की खांसी हो, तत्काल ही खत्म। 15 दिन के अंदर अंदर वो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे आयुर्वेद में ये चीजें बताई गई। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, खाना भी खा रहा है नहीं लग रहा, जिम भी जा रहा है नहीं लग रहा, अच्छी डाइट भी है नहीं लग रही, तो क्या होगा ये? ऐसे व्यक्ति को थोड़े मखाने लेने चाहिए, मखाना भून ले, और मखाना भूनने के बाद उसका पाउडर बना ले, उसमें ही जो धागे वाली मिश्री होती है उसका पाउडर मिला लें, उसे रोजाना सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ लेना प्रारंभ कर दे। दुबला पतला व्यक्ति भी होगा, तगड़ा मोटा हो जाएगा। अच्छा, तो आजकल तो घुटनों की प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, उसके लिए ये तो घुटने की प्रॉब्लम के लिए आपको यही काले धतूरे के सूखे हुए बीज लेने हैं और कलौंजी के बीज लेने हैं, मतलब कलौंजी लेंगे, दोनों को एक सरसों के तेल में पकाकर, जब वह तेल जो है वो काला पड़ने लग जाए उसे उतार ले, ठंडा करके घुटने पे लेपन करना प्रारंभ करें, उसके घुटने की प्रॉब्लम तत्काल खत्म। किसी की नज़र कमज़ोर है, नजर कमजोर होने के लिए दोनों तरह से बताता हूँ, आयुर्वेदिक भी बताता हूँ, कुंडली से रिलेटेड भी बताता हूँ। जब कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित होता है तो भी ये समस्या आती है, और जब व्यक्ति की आइज की जो यहाँ की नसें हैं ये कमजोर होने लग जाती हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो नसों को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ पे आंवला बहुत अच्छा बताया गया है। आंवले का मुरब्बा खाएं, कच्चा आंवला खाएं, या फिर जो हरी घास होती है, हरी घास को निकाल लें, उसका जूस निकाल लें। हरी घास को सुबह सुबह काट के ले आएं, उसका जूस निकाल लें, उस जूस को सुबह शाम लेना प्रारंभ करें खाली पेट, आंखों की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर कुंडली से संबंधित समस्या है तो आंवले की जड़ को लाकर तांबे के ताबीज में डालकर अपने गले में पहन ले, तब भी ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अच्छा, तो बाल बहुत जल्दी झड़ रहे हैं और बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए हैं, तो उसके लिए कोई आयुर्वेदिक उपाय? एक बेल होती है जो कहीं भी आप देखोगे ना जंगल में, येलो कलर की, वो कवर कर लेती है पूरे पेड़ को, उसे बोलते हैं अमर बेल। अमर बेल ले आए तोड़कर, और उसे जो है आप सरसों के तेल में पका लें। पकाने के बाद जो वो तेल प्रारंभ हो, उस तेल को रात्रि में लगाना प्रारंभ कर दें। नेक्स्ट डे किसी भी आयुर्वेदिक शैम्पू से धो लें। काले बाल आने लग जाएंगे, बाल घने आने लग जाएंगे, और अगर सर पे बाल नहीं आ रहे तो नए बाल भी प्रारंभ होना शुरू हो जाएंगे सिर में आना। और जिसको अपने जो हेयर हैं वो बिल्कुल काले लंबे और घने चाहिए, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल तो हैं, डेंसिटी तो है, लेकिन क्वालिटी नहीं है, अगर क्वालिटी बाल चाहिए तो ऐसे ही सरसों का तेल लें। हरा धनिया होता है, हरा धनिया जो है उसमें पका लें। पकाने के बाद उस तेल को लगाएं अपने बालों पे, बाल ऐसे शाइन करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। जी, तो यूपी के लिए कुछ बताइए, लड़के और लड़कियों को गोरा होने का। गोरा होने के लिए देखिए, बॉडी में विटामिन सी की मात्रा पूरी होनी चाहिए आपकी, तभी आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है। तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट एक संतरा खाना प्रारंभ कर देना चाहिए, और जो संतरे के छिलक होते हैं उस संतरे के छिलकों का पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर और गुलाब जल मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। ये आपका जो है फेस स्क्रब बन गया। इसे थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद धो लें, जैसा चेहरा चमकेगा निखरेगा, लोग देखकर वाह वाह बोलेंगे। तो ओके सर, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, यहाँ आप ऋषिकेश से चलाकर हमारे लिए पॉडकास्ट में आए।
तो अभी काफ़ी समय हो गया है, तो हम एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट। धन्यवाद सर। ये आप ही का प्रेम था जो मुझे इतनी दूर से खींच रहा है। थैंक यू। ठीक है, तो आप जब भी बुलाएंगे मैं दोबारा आऊँगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा कोई ऐसा ये गुरु या शिष्य वाला कोई नहीं है। आप लोगों के साथ मेरा मित्र वाला व्यवहार है। मुझे आप सभी लोग, आपकी टीम के सभी लोग बहुत अच्छा, मुझे आप लोगों का स्वभाव लगा, आपका ये सेटअप लगा। तो आप जब भी बुलाएंगे मैं तत्क्षण आपके पास यहाँ पर हाजिर हूँ। ज़रूर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और आगे भी हम ऐसे ही शोज़ लेकर आएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी हमारी चलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करिएगा एक्स टॉक को और फॉलो लाइक ज़रूर करिए।